आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास है 12 और चैप्टर फर्स्ट है ये रिलेशंस। रिलेशन के कॉन्सेप्ट देखेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी चीज़ जो किताब की है वो मैं रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूं। उसका कारण ये है कि कॉपीराइट इशू आ जाता है। तो जो भी चीज़ है मैं लिख के बताऊंगा आपको और आपके सामने किताब रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एनसीईआरटी वाले हैं उनके लिए भी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ करूँगा। तो एनसीईआरटी वाले अगर इसमें हैं, सीबीएसई वाले हैं, तो उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो रिलेशन के बारे में बात करते हैं। रिलेशन से शुरू करते हैं। इसके पहले आपको सेट थ्योरी आनी चाहिए और जो सेट थ्योरी है वहीं से फिर रिलेशन बनता है और वहीं से आपका आगे फंक्शन बनेगा। तो थोड़ा सा रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है सेट्स का, वो क्या होता है? जब भी हम रिलेशन की बात करते हैं तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकल के आता है। जैसे मैं अगर आपका ए सेट मानूं, लिखते हैं कैसे सेट को? एक सेट ऐसे ब्रेसेस में है, मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है। ये सेट आपका बी लिख देते हैं, ये है एक्स और वाई। अब ध्यान से देखिएगा, मैं ए क्रॉस बी कर रहा हूं, इसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं सेट का। और इसमें क्या करते हैं, ए क्रॉस बी है तो पहले ए वाले को लेंगे, तो 1 का एक्स से मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, केवल कॉम्बिनेशन कर रहा हूं इनका, फिर 1 का वाई से, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं। फिर 2 का एक्स है और फिर 2 का वाई से, ऑर्डर्ड पेयर बनाना आपको। तो ये जो आपका ए क्रॉस बी बना है इसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और जो रिलेशन बनता है इसमें, अगर ए और बी दो सेट हैं तो रिलेशन क्या होगा? फ्रॉम सेट ए टू बी। ध्यान रखिएगा, रिलेशन जो होता है फ्रॉम सेट ए टू बी, इस तरीके से लिखा जाता है ये, या ए क्रॉस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है इस ए क्रॉस बी का, इसी के अंदर होगा रिलेशन, इसी से बनाया जाएगा। ओके, तो रिलेशन ये होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, राइट। अब अगर हम ये कहें कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा, तो आपको इसमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। जब अगर आपने सेट थ्योरी अच्छे से देखी होगी तो आपको आइडिया लग गया होगा। डोमेन, हर एक जो पहला मेंबर आ रहा है वो डोमेन है, इसको हम डोमेन कहेंगे रिलेशन का। और रेंज जो एक रिलेशन का होगा वो आपका जो दूसरा मेंबर आ रहा है एक्स वाई, ये एक्स और वाई, तो रेंज इसमें एक्स वाई हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा इसमें 1 और 2। लेकिन ये जो मैं रिलेशन बता रहा हूँ ये केवल शब्द नहीं है, ये सेंटेंस से आएगा। जैसे एक रिलेशन होगा, जैसे आप किसी से बड़े हैं तो रिलेशन उससे बनेगा। अभी केवल समझने के लिए है, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो रेंज पहला होता है मेंबर, और जो डोमेन होता है पहला मेंबर होता है, रेंज जो है इसका दूसरा मेंबर होता है। तो कितने टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, रिलेशन के क्या क्या टाइप हो सकते हैं? तो उसमें एक वॉइड रिलेशन होता है। इसमें आपको बस यही समझना है कि जो फाई होता है, यानी कि कुछ भी नहीं, रिलेशन अगर खाली है, जैसे आपने कहा कि एक रिलेशन मुझे बनाना है और मैं आपको एक सेट दे दूं, देखिएगा इसको समझने की कोशिश करिए कि ए में आपका है 1 2 3 4 5, और मैं आपके सामने एक रिलेशन रख रहा हूँ। अब आप रिलेशन भी समझेंगे इससे। एक रिलेशन रख रहा हूँ और रिलेशन को मैंने कहा रिलेशन हमेशा कहीं ना कहीं आपके एक सेंटेंस में होता है या कोई ना कोई रिलेशन फॉलो करता है। जैसे ये देखिएगा, ये रिलेशन मैंने कहा कि ऑर्डर्ड पेयर है, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से होना चाहिए कि a माइनस बी बराबर 12 हो। अब इसमें से आप देख लीजिए कोई भी ऑर्डर्ड पेयर उठाइए। जैसे मैं 3 और 4 उठाता हूँ, 3 माइनस 4 क्या 12 होता है? नहीं होता। चलिए ये उठा लेते हैं 5 माइनस 4, क्योंकि यही मुझे सबसे बढ़िया दिख रहा है, या 5 माइनस 1 देख लेते हैं, क्या ये 12 बन रहा है? ये 12 कोई भी नहीं बन रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। इसमें दो आप अगर आप मेंबर ले लें और कहें कि भाई इसका सब्ट्रैक्शन 12 आ जाए तो कभी हो ही नहीं सकता। तो बेसिकली इसका रिजल्ट आएगा 5। इसको हम कहते हैं वॉइड रिलेशन। क्या कहते हैं? वॉइड रिलेशन। और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन तो सीधे से आप यहाँ पर आ जाइए। ये जो मैंने आपको बताया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यानी कि दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वही आपका रिलेशन जो होगा वो आपका पूरा का पूरा, जिसे हम कहेंगे कि यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, राइट। अगर अब मैं आपसे बात कहूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, तो आइडेंटिटी रिलेशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपको मैंने सेट दिया ए 1 2 3, तो इसमें क्या बनेगा? आइडेंटिटी 1 2 3 है, ये भी सेट 1 2 3 है, आइडेंटिटी ये होगा 1 1 2 2 3 3। तो कोई भी सेट जिसमें 1 1 2 2 3 3 आएगा उसको हम आइडेंटिटी सेट कहेंगे। अगर मैं आपके साथ आपको ऐसे लिख दूं कि 1 1 और 2 2, क्या ये रिलेशनशिप है? क्या ये कोई रिलेशन है? इसमें आइडेंटिटी है? ये नहीं है, क्योंकि इसमें 3 3 की कमी है। 1 1 2 2 है, 3 3 नहीं है,
राइट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इस पूरे डिस्कशन में हम इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करेंगे, लेकिन इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने से पहले हमको 3 तरीके के रिलेशन समझने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है, इसमें मैं इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ आपको बढ़ा रहा हूं, सबसे पहली चीज होती है इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा मैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा चला जाएगा उसमें, हर चीज़ शॉर्ट में लिखूंगा मैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का ये मतलब ये होता है कि हर एक एलिमेंट सेट का वो अपने से रिलेटेड हो। कहने का मतलब ये है, अगर मैं कह रहा हूं कि आर रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो क्या होगा, इसका मतलब ये होता है कि A, ये सेट आर रिलेशन को बिलोंग करता है। मतलब अगर A किसी भी सेट A को बिलोंग करता है तो A, उस रिलेशनशिप को बिलोंग करेगा। कहने का मतलब क्या है, फिर से आप उसी एग्जांपल को ले लेते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया 1 2 3, ये एक सेट है हमारा। हम रिलेशन कह रहे हैं कि एक रिलेशन में बना रहा हूं आपके सामने। अब मुझे आप बताइए ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। 1, 1 2, ये हो गया 3, 3 1, 3 और 2, 1। बताइए ये है कि नहीं, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। उसका कारण क्या है कि इसमें 1 से रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है, 3 से रिलेटेड है, बाकी कुछ भी आता रहे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बस ये कहा कि ए बिलोंग करना चाहिए इस रिलेशन को। ऐसे नहीं कि केवल यही, अगर मैं इनको हटा दूं तो ये आपका आइडेंटिटी सेट बन जाएगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन बन जाएगा। मैं बात कर रहा हूं कि 1 1 2 2 3 3 आपको इस रिलेशन में दिखना चाहिए, बस बाकी कुछ भी आता रहे। क्लियर, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसके बारे में और भी क्वेश्चन हम देखेंगे तो समझ जाएंगे। दूसरा जो है, इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो आता है सिमेट्रिक रिलेशनशिप। रिफ्लेक्सिव समझ गया, ध्यान रखिएगा ये तीनों रिफ्लेक्सिव। अब बात कर रहा हूं मैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक का मतलब ये क्या होता है कि एक रिलेशन अगर आर है, किस सेट पे, किसी एक सेट पे बनेगा ये सिमेट्रिक रिलेशन तब होगा जब A, B अगर ये आता है कि उस रिलेशन में बिलोंग करता है, तो इसका मतलब ये है, इट इंप्लाइज कि B, A भी उस रिलेशन को बिलोंग करेगा। आपको समझ में आ रहा है, अगर A रिलेटेड है B से तो B भी रिलेटेड होगा A से। तो इसका अगर हम क्वेश्चन देखना चाहें तो क्या कैसे लगाएंगे। अब देखें, आपका मैं फिर से सेट ले रहा हूं A, हमेशा सेट पे चलता है और उससे रिलेशन बनता है, इसी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो उसी से रिलेशन बनेगा। अब आप देखें, मैं आपके सामने एक रिलेशन लिख रहा हूं 1, 3 1, 4 3, 1 2, 2 और 4, 1। ठीक, अब इसमें से बताइए मुझे कि ये रिलेशनशिप आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। अब उसका कारण क्या है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं, और कैसे हमें पता करेंगे। देखिए, अगर A B से रिलेटेड होगा तो B A से होगा, यानी कि अगर आपको A B दिख रहा है तो B A B रिलेशन में होना चाहिए, बस इतना देखना है आपको। 1 3 है तो 3 1 ढूंढिए, है। 1 4 है तो 4 1 ढूंढिए, है। इसको नहीं करना आपको, बाकी चीज़ को भूल जाइए, है ना। ये तो खैर 2 से रिलेटेड है, अगर इसको A मान लूँ, इसको B मान लूँ, अलग अलग मान लूँ, तो B A B है, क्योंकि 2 2 है तो 2 2 है। लेकिन अगर यहीं पे मैं 1 1 2 2 3 3 1 1 ऐसे बना दूं, 1 1 2 2 3 3 और 1 3, अगर मैं ये एक रिलेशन 2 आपको दे दूं तो आप बताइए ये आपका सिमेट्रिक है कि नहीं। वो सिमेट्रिक नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 2 2 में हम A और B और B और एक A और B मान लें, इसको अलग अलग भी मान लें, तो अगर ये 2 2 से रिलेटेड है तो फिर यहाँ पर B A B हो गया, 2 2 से रिलेटेड है, ये 2 2 से रिलेटेड है, तो ये तो सही हो गया। तो इसका मतलब 1 1 2 2 3 3 इस लॉजिक से तो सही हो जाता है। लेकिन अगर 1 3 है तो यहाँ पर आपको 3 1 जरूर दिखना चाहिए, इसलिए गलत हो गया, ये सही हो गया, ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट वाला जो इसमें तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है ट्रांजिटिव। मैं आपको ले जा रहा हूं किसकी तरफ, इक्विवेलेंस रिलेशन की तरफ। तो ट्रांजिटिव का मतलब ये होता है कि अगर हम ये बार बार हम जो बात करेंगे, एक सेट हम A लेंगे, सेट में एलिमेंट्स होंगे और हम इस पे डिफाइन करते हैं एक रिलेशन। ध्यान रखिएगा, हर बार यही करेंगे। तो ट्रांजिटिव का मतलब ये है कि अगर इस सेट के अंदर A और B है और ये आपके ये ऑर्डर पेयर इस रिलेशनशिप में है और B और C भी है इस रिलेशन में, तो B A B B C है, B कॉमन दिख रहा है ना, तो A C भी होना चाहिए। कहने का मतलब A C भी इस रिलेशन में आना चाहिए, तब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन कहलाएगा। अब इसके लिए हम एग्जांपल अगर देखें तो हमारा क्या बन सकता है। इसमें आपकी बुक में कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं,
अब इसमें एक ले लेता हूँ मैं, ठीक। इसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है मैं ले रहा हूँ 1.5, इसका पेज नंबर अगर आप देखना चाहें तो रिलेशन में देखिए, पहली चीज़ ये है कि ऑन अ सेट ऑफ n नेचुरल नंबर द रिलेशन r इज डिफाइंड बाय, मैंने कहा ना रिलेशन हमेशा डिफाइन होता है, तो x y और y ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है कि x इज लेस देन y, x y से बड़ा है। तो चलिए साहब हम कहते हैं अगर x y से छोटा है या बड़ा है, जो भी आप ले सकते हैं, x लेस देन कर दें या बड़ा कर दें, दोनों की ही बात कर लेते हैं। x लेस देन y है और y लेस देन z है, तो मैंने कहा ना ए बी इस सेट में आ रहा, इस रिलेशन में आ रहा है, इस सेट का बी सी, बी और सी दोनों इस ए सेट में है, ए और बी इसमें है, और रिलेशन में क्या है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो ए और बी आर में आ रहा है, बी और सी आर में आ रहा है। तो अगर x y से कम है, जैसे मान लीजिए 1 2 से कम है और 2 3 से कम है, तो 1 3 से कम हो गया कि नहीं हो गया, मतलब x और z ले लीजिए, अब 1 अपने आप 3 से कम हो जाएगा, इसी को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। अब क्योंकि हमने सिमेट्रिक की बात की है तो ज़रूरी बनता है कि हम एंटी सिमेट्रिक की भी बात कर लें। एंटी सिमेट्रिक भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन हमको ले जाएगा, इसमें ए सिमेट्रिक आता है, एंटी सिमेट्रिक आता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है, लेकिन क्योंकि हमारी किताब में सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव के बारे में ज़्यादा बात हुई है, तो एंटी सिमेट्रिक और देख लेते हैं। इसी सिमेट्रिक में ही जोड़ता हूँ मैं, इसी सिमेट्रिक में एंटी सिमेट्रिक जोड़ रहा हूँ। अब आप देखें, इसमें हमने कहा था ए और बी अगर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को है जो कि इस सेट से बना है, और बी ए भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है जो भी इस सेट से बना है, तो हम कहते हैं कि ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए भी होना चाहिए। यही पे मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ए और बी आर को बिलोंग करते हैं और बी ए भी आर को बिलोंग करते हैं, मतलब इस रिलेशन में है, इसमें आते हैं, तो ए और बी बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो अब आप बताइए, जब ए और बी बराबर होंगे तो क्या आना चाहिए, कौन सा हम इसमें लेंगे, इसको हटा दीजिए, 1 1 2 2 3 3, बस ये जो सेट है ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा, क्योंकि जो अगर ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, और ए बी और बी ए है, दोनों बिलोंग कर रहे हैं, तो ए और बी बराबर होना चाहिए। इससे तो आपको नहीं समझ में आएगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आप देखेंगे कि उसमें एक्स वाई या कोई एक्सप्रेशन दिया होगा, तब आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो ये हमने जो बात की है अभी, वो बात की है आपकी यहाँ तक। अब इसके आगे जो अगली चीज़ आ रही है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के हिसाब से आपको ये तीनों चीज़ें जाननी पड़ेंगी, और हम ये तीनों जान गए हैं, तो अगला जो हम लेने वाले हैं वो हमारा में कई सारे रिलेशन आते हैं, जिसमें हमने 3 रिलेशंस की बात की थी। पहला रिलेशन जो हमने कहा था वो था रिफ्लेक्सिव, और रिफ्लेक्सिव की क्या बात हुई थी, रिफ्लेक्सिव में हमारा ये था कि अगर कोई रिलेशन R है और किस पे है, किसी सेट A पे है, तो रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होगा, यदि एक ऑर्डर्ड पेयर है A, A, अगर ये इस रिलेशन को बिलोंग करता है, अगर A इस सेट में है, A इस सेट में है, तो रिलेशन में A होना चाहिए। इसी तरीके से हमने बात की थी आपके सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या कहा था हमने, सिमेट्रिक में कहा था कि अगर A, B ये इस रिलेशन में है, अगर ये बिलोंग करता है, तो इसका सीधा मतलब है कि B, A भी इस रिलेशन में आना चाहिए। इसमें हमने कहा था सिमेट्रिक, इसमें हमने ए सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक की भी बात की थी। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट था वो था ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव की क्या बात है, ट्रांजिटिव क्या कहता है, ट्रांजिटिव ये कहता है कि अगर A, B ये अगर रिलेशन R में है और साथ में एंड लगा देता हूं, B और C भी है इस R में, A B है, B C है, तो A C भी इस R में होने चाहिए। तो ये तीनों की बात हमने की थी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अगर एक साथ कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, उसी रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। आगे जब आप कभी कंप्यूटर साइंस वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस बनती है डीबीएस में।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो उसमें यही कॉन्सेप्ट आता है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब आप देखिए इस इक्विवेलेंस रिलेशन का एक क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास, क्योंकि इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल्स में बहुत सारे हैं, तो मैं इसमें बहुत बेसिक सा ले लेता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन एक जैसे हैं इसमें। और जब एक्चुअल में प्रॉब्लम करेंगे तो आपको तो खैर मैं एक एक करके डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और एग्जाम्पल को सुन लीजिए ध्यान से। मैं लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि कॉपीराइट इशू हो जाएगा आर.डी. शर्मा का, तो मैं उसको बोलता हूँ। वो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। पहला क्वेश्चन है, शो दैट द रिलेशन क्या है? रिलेशन है इज कॉन्ग्रुएंट टू। अभी समझाता हूं आपको। ये रिलेशन है ऑन द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको बताना है ये जो रिलेशन है ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, दूसरा सवाल पढ़ रहा हूं, ये एनसीईआरटी का सवाल है जो ये पढ़ रहा हूं। शो दैट द रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन एज आर। रिलेशन क्या बना है? रिलेशन बना है, ये है T1, T2, और कोलन में दिया है T1 सिमिलर टू T2, ये दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ये जो रिलेशन है इज कॉन्ग्रुएंट टू, और यहां जो एग्जाम्पल 3 है, एग्जाम्पल 2 ये है, एग्जाम्पल 3 ये है कि T1 T2 जिसमें T1 सिमिलर है T2 के। तो यहां ये बात कही गई है कि एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल से या तो कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। ये दोनों क्वेश्चन हैं, हम इसको एक ही तरीके से सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है, ये कैसे इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन में आपको सबसे पहले क्या तय करना है? सबसे पहले आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो पहला क्या लेंगे? पहले मैं चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिविटी। क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिविटी। आपको तीनों चेक करनी पड़ेगी। तो मैं सिमिलैरिटी को ध्यान में दे रहा हूं, है ना, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट तो आप पता है, कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली एक जैसा होना चाहिए। एकदम एक के ऊपर एक रखें तो बिल्कुल साइड बाय साइड, वर्टेक्स बाय वर्टेक्स मैच होना चाहिए। लेकिन जहां हम सिमिलर की बात करते हैं, सिमिलर मतलब छोटा बड़ा साइज हो सकता है, लेकिन होने एक जैसे चाहिए। तो इसमें बहुत सारे रूल है, जैसे RHS रूल है, एंगल है, साइड एंगल साइड है, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं कि भाई ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं। तो अब इसको बहुत अगर नेव तरीके से देखा जाए, मैं सेकंड वाला आपको बता रहा हूँ, सिमिलर वाला, ताकि ये इस तरीके का रिलेशन दिया हो तो कर भी पाएँ आप। अब देखिए, सबसे रिफ्लेक्सिविटी में हर एक ट्रायंगल अपने आप से सिमिलर तो होता है। यानी कि अगर मैं T1 T2 में TT कह दूँ, इसी को ले रहा हूँ, T1, T2 दोनों ही एक जैसे एक ट्रायंगल है। जब आपस में एक जिस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं वो तो आपस में कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, सिमिलर भी होंगे। तो इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव है। हर ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल है और ये अपने साथ ही आप इसको देख रहे हैं, तो ये तो अपने जैसा ही है और कॉन्ग्रुएंट भी है, मतलब एग्जैक्टली सेम साइज शेप का है। अब सेकंड चेक करते हैं सिमेट्री। अब मैं सिमिलैरिटी चेक कर रहा हूं। अब आप देखिए कि मान लीजिए हम यहीं से शुरू करते हैं। T1 और T2 दो ट्रायंगल हैं, T1 और T2, ये दो ट्रायंगल हैं हमारे पास, और हम कह रहे हैं कि ये आपके रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। क्योंकि T1 सिमिलर है T2 से, तो T2 भी तो सिमिलर होगा T1 से। जब एक ट्रायंगल आप कह रहे हैं कि इससे सिमिलर है, ये इससे सिमिलर है, तो तभी हो सकता है जब ये इससे सिमिलर हो, है ना। इसका मतलब अगर T1 T2 को बिलोंग कर रहा है तो T2, T1 ये भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर T1 T2 से सिमिलर है तो T1 T2 भी T1 से सिमिलर होगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है, ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है। तीसरा चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये जो सिमेट्रिक बोल रहा हूं और रिफ्लेक्सिव बोल रहा हूं मैं सिमिलैरिटी के लिए, इसको आप कॉन्ग्रुएंसी में भी जोड़ दीजिए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सिमिलर एक ही बात हो रही है इस इक्विवेलेंस रिलेशन के हिसाब से, क्योंकि एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 एक साथ करा रहा हूं मैं आपको। अब तीसरी बात इसमें आती है कि भाई ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, T1 ले लेते हैं, T2 ले लेते हैं, T3 ले लेते हैं। तो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, ये तीन ट्रायंगल हैं अलग अलग। अब इसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि हम T1 और T2 ये इस रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, साथ में ये तो है ही है, साथ में T2 और T3 भी इस रिलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, अब आप देखें, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा ट्रायंगल, अगर T1 T2 से सिमिलर है और T2 T3 से सिमिलर है, यार कॉन्ग्रुएंट है,
तो बनी बात है कि T1 T3 सेट कॉन्ग्रुएंट भी होगा, सिमिलर भी होगा, मतलब सिमिलर तो होगा ही होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है T1 और T3 आपस में सिमिलर है, या अगर हम एग्जाम्पल 2 लें तो कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब जब T1 T2 इस रिलेशन में है, T2 T3 है, तो T1 T3 भी है। कहने का मतलब ये है कि ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को। तो हमारा ये जो तीसरा है, हमने ट्रांजिटिविटी जो चेक किया था, ये भी चेक हो गया, है ना। जब ये तीनों चेक हो गया, इसका मतलब ये है कि जो R आपका है रिलेशन, ये वाला जो हम चेक कर रहे हैं, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें जब हम क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन से पहले मैं आपको दो चार चीज़ें इसमें और बता दूं। इसमें थ्योरम्स हैं कुछ, और वो थ्योरम्स थोड़ा काम आएंगी क्योंकि हम उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। जो पहला थ्योरम मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, T1 कर देता हूँ, थ्योरम 1। थ्योरम 1 का मतलब ये है, अगर आपका R और S, ये दो, A और B कुछ भी ले सकते हैं आप, R और S, ये दो इक्विवेलेंस रिलेशन है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है। किस सेट पे? कोई ना कोई सेट होना चाहिए A सेट पे। तो इसका मतलब ये है कि R इंटरसेक्शन S, अगर इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो वो भी एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो अगर आपके पास दो सेट हैं, दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, दोनों का इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे। थ्योरम 2 बता रहा हूं आपको। थ्योरम 2 भी ये कहता है कि अगर R और S दोनों एक रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो अगर आप R यूनियन S करेंगे तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, नॉट नेसेसरीली। इंटरसेक्शन जरूर होगा, यूनियन नहीं होगा, हो भी सकता है, लेकिन इसमें कहा गया है नॉट नेसेसरीली, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तीसरा जो थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट उसकी बात हुई है, जो हम क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे, वो ये है कि अगर R आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, मतलब सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों है, तो जो R इनवर्स है, यानी कि इनवर्स की हमने बात की थी, R इनवर्स भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये बस आपको ध्यान रखना है। इसकी प्रूविंग मैं नहीं कर रहा हूं, बस आपको ये बता दिया ताकि हम क्वेश्चन में डायरेक्टली यूज कर सकें इसको। तो ये हमने अभी जो देखा, ये हमने इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देखा। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे और उसके बाद इसमें VSAQ भी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, उनको देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।